फर्स्ट वन, स्केलर्स क्या होते हैं। आज तक 10th क्लास तक आपने तकरीबन जो चीजें पढ़ी हैं उनमें वेक्टर बहुत सारे थे, पर हमने उनको पढ़ा एज ए स्केलर ही है, उनको पढ़ा एज ए स्केलर ही है, उनकी वेक्टर्स प्रॉपर्टी पे ध्यान ही नहीं दिया। तो पहले एक बार स्केलर पढ़ते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude only are called scalars। ऐसी क्वांटिटीज बेटे जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। These may have directions। Some of quantities can have the directions, but does not obey vector laws, so they are scalars। कुछ एक क्वांटिटी ऐसी हैं जिनके पास डायरेक्शन तो होती है बट उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता, या यूं कह दें वो वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करते, इसलिए उनको भी हम क्या मानते हैं, स्केलर मानते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस पढ़ते रहे आप 9th क्लास से, उससे भी पहले से 6th क्लास से। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड, वर्क, ये सब स्केलर है। अब इसके साथ इसने बताया टाइम, करंट, इन दोनों पे ध्यान देना। टाइम की डायरेक्शन है, टाइम कैन नेवर मूव बैकवर्ड, टाइम रिवर्स में नहीं चलता, तो एक फिक्स डायरेक्शन है कि आगे ही जाना है, फिर भी हम टाइम को क्या मानते हैं, स्केलर मानते हैं। करंट इज आल्सो ए टाइप ऑफ स्केलर, जबकि उसकी डायरेक्शन है, एटसेट्रा। हायर क्लासेस में करंट को हम सेकेंडरी लेवल का टेंसर मानते हैं, पर अभी +1 में करंट इज ए स्केलर। सेकेंड वन इज वेक्टर्स। इस चैप्टर का नाम ही मैंने ये हमने वेक्टर ही पढ़ने हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4, क्योंकि स्केलर तो आज तक पढ़े ही थे। द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction। ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड मतलब होता है बेटे वैल्यू, एज वेल एज डायरेक्शन, एंड फॉलो द वेक्टर लॉज। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और वो वेक्टर लॉज को मानते हैं, आर कॉल्ड वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, एटसेट्रा। नोट कर लेंगे बेटा, ध्यान करेंगे। अब देखो क्या बेसिक डिफरेंस आया। आप कहोगे सर स्पीड और वेलोसिटी, मैंने कह दिया बेटा ए बस इज मूविंग विद 60 km/h, तो ये स्पीड है। मैंने कह दिया ए बस इज मूविंग 60 km/h टुवर्ड्स दिल्ली, ये वेलोसिटी है। स्पीड के साथ मैंने डायरेक्शन लगा दी, तो क्या बन गई मेरे पास, वेलोसिटी बन गई। 60 km/h तो स्पीड है, पर 60 km/h टुवर्ड्स दिल्ली क्या है, वेलोसिटी है, क्योंकि उसके हमने स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी। यहाँ पे 60 तो है मैग्नीट्यूड और टुवर्ड्स दिल्ली है
डायरेक्शन। तो ऐसी चीजें जिनके पास, ऐसे क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, और वो वेक्टर लॉ को फॉलो भी करते हो, उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज which have different values in different directions are called tensors. These are neither scalar nor vectors. For example, moment of inertia, elasticity, stress, wave velocity, etc. Sum of quantities, name is not given here to you, up to your level. Sum of quantity can behave as scalars as well as vectors. For example, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक और टर्म आएगी अभी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सरफेस एरिया, एटसेट्रा। कुछ एक क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो स्केलर की तरह भी बिहेव कर सकती हैं और वेक्टर की तरह भी, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? दो तरीके हैं हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। एक तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्राफिकली। ग्राफिकली में कैसे? एक लाइन लगाई और उसके ऊपर एरो लगा दिया, उसको हम कह देंगे वेक्टर है। उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दैट्स कॉल्ड टेल। एक वो जहां पे खत्म होगा, दैट्स कॉल्ड हेड। तो एक टेल पॉइंट, एक हेड पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, सबका एक ही मतलब होगा। क्लियर है? तो अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, पहले अगर ग्राफिकली, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय a line with arrowhead, with arrowhead as shown. Say this much. इसको हम कहेंगे टेल ऑफ द वेक्टर, इसको हम कहेंगे हेड। टेल इज आल्सो कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, एंड हेड इज आल्सो कॉल्ड एंड पॉइंट और फाइनल पॉइंट। से ए बी या पी क्यू इज ए वेक्टर। मैंने कह दिया पी क्यू एक वेक्टर है।
द लेंथ ऑफ एरो gives the magnitude value. जितनी इसकी लंबाई होगी, जितनी भी इसकी लंबाई होगी वो तो क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जितना बड़ा एरो लाइन उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड। वाइल डायरेक्शन ऑफ एरो टेल अस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ग्राफिकली। जबकि ग्राफ पे जो हमने एरो के ऊपर डायरेक्शन लगा दी, जो लाइन खींच के, वो क्या देगा, उसका डायरेक्शन देगा ग्राफिकली। क्लियर? नोट करो जल्दी इसको, ये बातें अभी नोट करनी है आपने। इन राइटिंग ए वेक्टर इज written by alphabets with arrowhead, with arrow। एक अल्फाबेट यूज करेंगे और उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, और बोल्ड अल्फाबेट्स। ये वाला हम नोटबुक में यूज नहीं करेंगे भाई, सिर्फ है ना बुक्स में कहीं कहीं होगा। किसी किसी वर्ड को, किसी किसी अल्फाबेट को वो बोल्ड कर देगा। तो बोल्ड करने का मतलब है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अभी मैंने लिखा यहाँ पे कि P से Q तक ये जा रहा था, हमने जो अभी रिप्रेजेंट किया था। तो इसको शॉर्ट में ये ना बना के मैं क्या लिख सकता हूं, PQ वेक्टर से P से Q के बीच का डिस्टेंस A है, तो मैं कह दूंगा कि ये एक A वेक्टर है। इट इज आल्सो रिटन एज A वेक्टर। मैं दो वर्ड भी नहीं लिखना चाह रहा, तो मैंने जानबूझ के क्या कह दिया, एक सिंगल वर्ड लिख दिया, A वेक्टर। पढ़ेंगे क्या इसको? A नहीं पढ़ेंगे अब इसको, रीड एज वेक्टर A। इस एरो को हम पढ़ेंगे वेक्टर A। एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, पढ़ चुके हैं हम बहुत ज्यादा ये। तो क्या क्या होती हैं? एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ए वेक्टर हैव टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये तो उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है, पर अलग अलग करके यूं नहीं लिख सकते कि एक वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस एरो, ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो ये एक A वेक्टर था, A वेक्टर। और द गिवन वेक्टर, A वेक्टर में तो इसको आप कंफ्यूज हो जाओगे। द वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर is written as, A वेक्टर के मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताना होता तो उसको मैं यूं लिखता भाई, देखो बेटा, ए मॉडुलस, ए वेक्टर लिखा और दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन लगा दी, और सिंपली ए। आज तक तो यही ए पढ़ा था हमने, और इसका मतलब क्या था? मैग्नीट्यूड। क्लियर है? वाइल डायरेक्शन इज एज ए कैप। इसको पढ़ेंगे ए कैप या कैप ए, कुछ भी, ए कैप या कैप ए। क्लियर है? सच दैट अगर ऐसा होगा तो वेक्टर ए किसके बराबर होगा? वेक्टर ए बराबर
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। उसके पास दो चीजें हैं, एक वेक्टर, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो ए वेक्टर को सिंपलीफाई करके आप यूं लिख सकते हैं, जैसे आपने कहा था 60 किलोमीटर पर आवर, वो तो ये वैल्यू है, टुवार्ड्स दिल्ली ये वैल्यू। इसको ढंग से समझेंगे, नोट करेंगे एक बार। नल वेक्टर का ए वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड एंड arbitrarily a vector with zero magnitude and arbitrary infinite directions is called a zero vector। एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू तो जीरो होती है पर डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती हैं, और इनफाइनाइट कैसे हो सकती हैं वो समझेंगे। ये नहीं कि एक ही वेक्टर की डायरेक्शन इनफाइनाइट नहीं होती। या इनफाइनाइट का मतलब है जैसे वैल्यू तो कुछ बची नहीं, ए वेक्टर में से ए वेक्टर चला गया तो क्या बचा मेरे पास, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, नो डाउट जीरो बचा। तो अब इस जीरो की क्या डायरेक्शन बताएं जो वैल्यू ही जीरो है। तो क्या किया, दिव्यांश ने तो कह दिया कि ये लेफ्ट को जा रहे हैं, वंशिका ने कह दिया राइट को जा रहे हैं, अंजलि ने कह दिया टुवार्ड्स दिल्ली, दिशा ने कह दिया टुवार्ड साउथ। सारे सही है, डायरेक्शन तो आप पे डिपेंड कर रही है आपने क्या बताया। तो जितने परसेंट, जैसे आप हरियाणा में कहते हैं ना, जितनी मुंह उतनी बात। तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन कितनी भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। इट इज डेनोटेड बाय, वैल्यू जीरो होगी पर इट इज डेनोटेड बाय बोल्ड जीरो, यानी या तो जीरो को डार्क कर देंगे, यानी इस जीरो को हम क्या करेंगे, अब डार्क कर देंगे। तो ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया। क्लियर है। दूसरी डेफिनेशन जो आज हमें लर्न करनी थी, यूनिट वेक्टर, इट इज द वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, या ए वेक्टर with which gives its direction with unit magnitude, with unit magnitude। एक ऐसा वेक्टर, हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है। तो कैसा वेक्टर, ए वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, किसका है वो डिपेंड करता है, विच गिव्स इट्स डायरेक्शन, जो उस वेक्टर की जो दे रखा था उसकी डायरेक्शन हमें बताता है विद यूनिट मैग्नीट्यूड। इसकी अपनी वैल्यू कितनी है, 1 है। द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, मैंने एक वेक्टर का नाम रख लिया भाई, एक ए वेक्टर है से, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इज ए कैप। बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता, बी कैप। सच दैट, ऐसा है ए वेक्टर किसके बराबर होगा, बताया था ए वेक्टर के पास दो चीजें होंगी, एक तो इसका मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं, इन दोनों का एक ही मतलब है बेटे, आप इसको यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रॉम हेयर ए कैप की डायरेक्ट वैल्यूज क्या आएगी, वेक्टर ए बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऑलवेज यूनिट वेक्टर अगर है बताइए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू का मतलब यूं लगाएंगे मैग्नीट्यूड, जैसे ए की वैल्यू क्या थी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए कैप की वैल्यू क्या होगी,
ए कैप का मैग्नीट्यूड, और ये कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है। जैसे द 3 orthogonal unit vectors are I cap, j cap and k cap along x, y and z axis respectively. क्या कहना चाह रहा है बेटा, ये यहाँ पे ध्यान करेंगे। देखो आपको पता है, आप बनाते रहे ये डायग्राम, ये एक्स एक्सिस आप बताते हैं। अब से पहले तक क्या रहा है हमारे साथ, हमने क्या बताया है, क्या पढ़ा है, हम कहते हैं ए बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ए बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत बड़ा वर्ड हो गया, इसको मैंने सीधा लिख दिया 20 आई कैप। इसका मतलब है दैट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। जो अलोंग एक्स एक्सिस था उसका मतलब है इसकी डायरेक्शन अगर हमने दिखानी है तो इसको मैं आई कैप लिख दूंगा, वाई की डायरेक्शन अगर मेरे को दिखानी है तो इसको मैं जे कैप लिख दूंगा, और जेड की डायरेक्शन अगर मेरे को दिखानी है तो इसको मैं के कैप लिख दूंगा। आई कैप आ गया, इसका मतलब है बॉडी इज अलोंग, द मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस। के कैप आ गया, इसका मतलब है मोशन इज अलोंग वाई एक्सिस। समझ में आ गया? यानी यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, आप और लेटरली अगर इसको लिखेंगे ढंग से तो आप इसको क्या समझ सकते हैं हमेशा कि अलोंग आई एक्सिस अगर कहीं बोला जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब है सिंगल वर्ड आई कैप। अलोंग जेड एक्सिस के कैप, ये यूनिट वेक्टर से बटे। हाँ, अलोंग वाई एक्सिस it is j cap. I cap is not equal to j cap, is not equal to k cap. बराबर नहीं है, तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है, but the value of all is same. वैल्यू तीनों ही बराबर है, कितनी? 1। क्लियर है? वैल्यू क्या है, तीनों की इक्वल है। ये ऑर्थोगोनल कैसे हुए, डायग्राम से देख, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 का। जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल। नोट करना है तो कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो किसी गिवन बॉडी की पोजीशन बताता हो। ए वेक्टर विच gives the position of a body at given time, at any given time. किसी दिए हुए टाइम पर एक बॉडी की जो पोजीशन बताता हो उसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। आपने पढ़ा है, आपने इसको किसके नाम से पढ़ा है, कोऑर्डिनेट्स क्या है बॉडी के। कोऑर्डिनेट्स मतलब कितनी दूर है, 2 मीटर आगे है, 4 मीटर आगे है, तो उसकी जो पोजीशन बता रहा है कलेक्टिवली उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, एक तरफ माना एक्स एक्सिस, एक तरफ माना वाई एक्सिस। यहां मेरा ऑब्जर्वर बैठा है जिसको आप कहते हैं ओरिजिन, और एक बॉडी पी पॉइंट पे है, या पी पॉइंट पे मान लेता हूं, पी पॉइंट पे। अब तक आप क्या करते रहे हैं कि इसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे, जितनी आगे है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जितनी ऊपर है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो 2 कोऑर्डिनेट हो गए इसके, एक्स और वाई, वो अलग अलग है। पर ओ से ये कितनी दूर है, इसकी पोजीशन तो ओ ने देखनी है, तो ओ से ये कह रहा है ये दूर है ओ से पी तक। तो
ओपी एक पोजीशन वेक्टर है, ए वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ ए बॉडी एट गिवन टाइम। क्लियर हो गया? दैट इज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी at point P is given by position vector R and is OP। O से P कितनी दूर? O से P जा रही है बॉडी, OP लिखा, एरो लगा दिया, पर इसको OP ना लिख के हम क्या लिख देंगे? R। R का मतलब क्या है मेरा? पोजीशन वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R। समझ में आ गई ये बात? R भी कह सकते हैं, S भी, कुछ कह लो, डिस्टेंस दे दिया, कितनी दूर है, दैट इज पोजीशन वेक्टर। मैं बता रहा हूं दोबारा, X और Y की वैल्यू आपको पता होती है, कोऑर्डिनेट्स आप बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स की टर्म में अगर पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकालनी हो, इसके पास तो दो चीजें हैं, वैल्यू और डायरेक्शन। सिर्फ वैल्यू निकालनी हो तो क्या? जस्ट पाइथागोरस थ्योरम, एक्स वाई R इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। इसका और भी तरीका आएगा, ये तो तरीका था 9th 10th तक, दूसरे तरीके से भी हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे अब 11th क्लास में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटे, एक पार्टिकल है वो P से Q पे चला गया, तो वो कितनी दूर गया, उसका जो डिस्प्लेसमेंट देगा उसको हम क्या कह देंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह देंगे सिंपली। इट इज द वेक्टर विच गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन गिवन टाइम। किसी भी दिए हुए टाइम पे बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी दूर गई है, उसको हमने क्या कह दिया बेटे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह दिया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R और dr। R से भी लिखते हैं बेटा इसको। अब आप कहेंगे सर R से तो पोजीशन वेक्टर था। बेटे जब एक बॉडी ट्रेवल करेगी तो उसकी दो अलग अलग पोजीशन होंगी, या तो मैं जैसे तो सीधा ही हमने क्या कह दिया, दो पोजीशन तो R1 R2 होंगी, तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह देते हैं? R कह देते हैं। क्लियर है? से P से Q जा रही है बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट तो कौन होगा? P से Q, डायरेक्ट एरो ज्वाइन करें, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेटे R। अब दो अलग अलग चीजें होंगी, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को कह देता 1 की बॉडी पहले थी 1 पे और अब है 2 पे, तो इधर जाने वाले डिस्प्लेसमेंट को बेटे कई बार R12 भी कहते हैं। बॉडी कहां से कहां जा रही है? 1 से 2 पे, 1 से 2 पे। अगर वापिस आ रही होती, अगर बॉडी Q से P पे आ रही होती, 2 से 1 पे आ रही होती, तो ये वैल्यू क्या होती? बदल जाती, 2 से 1 हो जाती। तो हेयर यहां पे वैल्यू क्या है? 1 से 2 पे जा रही है, तो इसको R12 कह सकते हैं। R12 का मतलब होता है बेटे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 की तरफ। यहां पे आल्सो R12 का मतलब हम R भी लिख सकते हैं बेटा यहां, और इसे PQ भी लिख सकते हैं, P से Q। क्लियर है? वैल्यू कैसे याद रखनी है बेटे? बिल्कुल आसान है। आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। एक बॉडी 2 किलोमीटर से चलना शुरू करती है और 8 पे चली गई, कितनी दूर गई? 8 माइनस 2, दैट्स ना R12 का मतलब अब कहां पे है? R2 दूर है, पहले कहां थी? R1, दैट्स डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली ध्यान करना, अभी डायग्राम भी नहीं है, वैसे बता रहा हूं मैं। अगर इसका उल्टा हो रखा होता, यानी बॉडी क्या करती? 2 से 1 पे आती बेटे, 2 से 1 पे आती, पहले Q पे होती फिर P पे आती, तो हम क्या कहते? R21। R21 का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 to 1, 2 to 1। और ऐसी वैल्यू
किसके बराबर होती है बेटे? सिंपल R1 माइनस R2। अगर उल्टा चलता तो ये यहां से क्या कंक्लूजन आया? R12 R21 वैल्यू तो इनकी बराबर है, पर है एक दूसरे के उल्टे। क्यों उल्टे हैं? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। सो यू मे आल्सो रिमेंबर दैट। ऐसे वेक्टर को आप पढ़ चुके हैं, इन वेक्टर्स का नाम था नेगेटिव वेक्टर्स, जिनकी वैल्यू बराबर हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। दे आर आल्सो कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। सो प्लीज नोट इट डाउन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर। अगर मैं एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो व्हेन ए वेक्टर मल्टीप्लाइड विद ए स्केलर, स्केलर का वैल्यू ए रख लिया, एम रख लिया, देन रिजल्टेंट इज आल्सो ए वेक्टर। तो जो आंसर आएगा पहली बात तो वो वेक्टर होगा विद एम टाइम्स ऑफ इनिशियल वेक्टर, और उसकी वैल्यू क्या होगी? पहले के कंपेरेटिव एम टाइम बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल से ये वेक्टर है बेटा ए, ध्यान करना, ओ से शुरू हो रहा है और पी पे खत्म हो रहा है। ए वेक्टर है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, पी पे खत्म हो रहा है। देन इफ इट इज मल्टीप्लाई, इफ एम इज 2, देन आर इज, आर का मतलब रिजल्टेंट इज एम ए एंड इज 2a, है ना? तो नई जो वैल्यू होगी वो ओ से स्टार्ट तो होगी और यहां तक जाएगी, जितनी ये वैल्यू है इसकी डबल हो जाएगी। दैट्स आर वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर। क्लियर है? अगर मैं कह देता बेटा, ध्यान करना, m इज -2, तो r की वैल्यू क्या होती? -2a। तो इसी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता? इसी को मैं रिप्रेजेंट करता बेटे, एरो इस तरफ लगा देता। माइनस साइन का मतलब है बेटे यहां नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान करना, अभी मैं जो बता रहा हूं ये बात, शुरुआत में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। मैंने डायग्राम बनाया और एरो इधर लगा दिया, ये ओ ये क्यू, पॉइंट वही रहे जो नाम थे, और यहां बताया आर इज -2a। -2a का मतलब है इस तरफ आ गया ये। यूं नहीं है कि आप कभी आर के ऊपर एरो उल्टा लगा दो, ये उल्टा है, ऐसा नहीं होता बेटे। डायरेक्शन एक, ये जो ऊपर एरो लगा होता है बेटे, ये हमें डायरेक्शन नहीं बताता, ये सिर्फ ये बताता है कि आर क्या है कि वेक्टर है। डायरेक्शन माइनस का मतलब क्या आ गया? जो एक ही डायरेक्शन होगी पहले, आर की डायरेक्शन उससे अपोजिट हो। माइनस साइन नहीं आया तो जो एक ही डायरेक्शन होगी वही आर की, सिंपल। दैट इज आर इज -2a। यहां से क्या आया? 2 पॉइंट। इफ m is positive, then direction of r is same as a। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो r की वही डायरेक्शन होगी जो a की है। इफ m is negative, then direction of r is opposite to a। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो r की डायरेक्शन a की डायरेक्शन से अपोजिट हो जाएगी। वैल्यू m टाइम्स रहेगी दोनों केसों में, जो भी m की वैल्यू। रिपीट भी कर देता हूं बड़े, जर्नल रूल क्या कहता है वेक्टर एडिशन के लिए? कितने भी वेक्टर्स ग्राफिकली अगर उन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करें, टू ऐड द वेक्टर, द हेड ऑफ फर्स्ट ज्वाइन विद टेल ऑफ सेकंड, हेड ऑफ सेकंड विद द टेल ऑफ थर्ड एंड सो। जितने भी वेक्टर्स आते जाएं, पहले के हेड से दूसरे का टेल, दूसरे के हेड से तीसरे का, इस तरह से कनेक्ट करते जाए। जो टोटल रिजल्टेंट होगा वो टोटल लेंथ होगी। देन द टोटल लेंथ इज इवैल्यूएटेड टू गिव द रिजल्टेंट वेक्टर। हमने डायग्राम ड्रॉ किया कि O से P एक वेक्टर है A,
m से n दूसरा वेक्टर है b, वो कह रहा है r की वैल्यू निकालो a प्लस b। तो ये कह रहा है m को n से कनेक्ट किया, वैल्यू आ गई, r बिकम्स o n a प्लस b।